नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिक्षकों की छुट्टी पर फिर एक नया पत्र जारी कर दिया गया है। ईद और रामनवमी को लेकर शिक्षकों को लेकर अब ट्रेनिंग नहीं होगी, ये कहा गया। ईद और रामनवमी पर ट्रेनिंग शिक्षकों की नहीं होगी, ये बड़ा फैसला। और पत्र के जरिए इस वक्त आपके सामने भी 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी है, 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी दी गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि इन त्योहारों के बीच में शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होने वाली थी वो ट्रेनिंग इस अवधि में अब नहीं की जाएगी। 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी, 17 अप्रैल की तारीख रामनवमी की छुट्टी और 11 अप्रैल की ट्रेनिंग हो। 14 अप्रैल को ये ट्रेनिंग जो है वो ली जाएगी। 17 अप्रैल की ट्रेनिंग 21 अप्रैल को होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से एक पत्र को जारी किया जाता है, जिस पत्र की प्रति आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ईद और रामनवमी की इन छुट्टियों पर होने वाली ट्रेनिंग को फिलहाल पत्र के जरिए कह दिया गया है कि इनकी तारीख में एक बड़ा बदलाव। हालांकि विभाग की दूसरी इकाई ने ट्रेनिंग में छुट्टी जो है, इससे पहले कि अगर छुट्टी के आदेशों को आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि उस वक्त उसमें छुट्टियां जो है वो नहीं मिली थी। शिक्षकों की छुट्टी पर अब एक नया पत्र जो है सामने आ चुका है और इस पत्र के जरिए कहा गया है कि ईद को लेकर 11 अप्रैल की ट्रेनिंग जो है वो स्थगित की जाती है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रजनीश, हालांकि इससे पहले शिक्षकों ने पर्व त्योहारों में छुट्टियों को नहीं दिया जाना, ट्रेनिंग को जारी रखना, इस पर खूब नाराजगी जाहिर की, लेकिन इस वक्त इन दोनों ही पर्व पर पत्र के जरिए कहीं ना कहीं उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, इमारत शरिया के द्वारा जो है पत्र लिखा गया था मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव के आदेश पर कहें, सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर कहें, कभी जो तीसरा पत्र जारी हुआ है उसमें एक बड़ी राहत दिख रही है। जो ट्रेनिंग सेशन अभी चल रहा है 6 तारीख से, यानी 6 से लगातार अभी ट्रेनिंग होना है और इस बीच ईद है, रामनवमी है। तो ईद के दौरान जो है 11 अप्रैल को जो ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक हैं उनकी छुट्टी जो है एक तरह से मिलेगी और उन्हें ट्रेनिंग में भाग नहीं लेना पड़ेगा। इस दौरान ट्रेनिंग स्थगित की गई है। 11 की जगह जो है 14 अप्रैल को फिर से ट्रेनिंग की जाएगी और उसके साथ साथ जो 17 अप्रैल को रामनवमी है उस दिन भी ट्रेनिंग जो है स्थगित की गई है। तो कुल मिलाकर 2 दिन की छुट्टी मिली है। जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उन्हें, ना कि जो स्कूल के टीचर हैं या जो बच्चे हैं उन्हें राहत मिली है। यानी स्कूल सब खुले रहेंगे और अभी फिलहाल जो पत्र है उसके जरिए यही पता चल रहा है कि रामनवमी में और ईद में फिलहाल अभी राहत मिल रही है। तो 2 दिन की बात हुई थी। इससे पहले जो पत्र था उसमें कहा गया था कि कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके ठीक बाद वाला पत्र जो है कहीं ना कहीं राहत दे रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर शिक्षकों को रजनीश जरा एक बार फिर से समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि इन छुट्टियों को लेकर बड़े कंफ्यूजन वाली स्थिति हमने देखी है। इस पर खूब सियासत भी हुई, आक्रोश जाहिर किया गया, बहुत बदलाव कुछ हुआ नहीं, अभी भी जस की तस स्थिति नजर आती है। आप कह रहे हैं कि जो शिक्षक ट्रेनिंग में शामिल हैं उन शिक्षकों को ही इस पत्र के जरिए राहत दी गई है और 2 दिनों की राहत है, जिसमें रामनवमी की छुट्टी के लिए राहत है, ईद की छुट्टी के लिए राहत है। अन्य इससे इतर तमाम शिक्षक और स्टूडेंट्स वो यथावत स्थिति में स्कूल आते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, हम बता दें आपको कि 2 दिन की बात कही गई थी। जो मुख्यमंत्री का जो पत्र है उसमें साफ तौर से लिखा है कि 10 और 11 तारीख को छुट्टी दी जाएगी। जो आदेश है मुख्यमंत्री के द्वारा 10 और 11 को छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसमें अब 1 दिन की कटौती कर दी गई है। इसके साथ साथ जो रामनवमी है उसमें 1 दिन छुट्टी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 3 दिनों की छुट्टी की बात थी। अब 10 तारीख को किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी और ऐसे में 11 तारीख को जो है छुट्टियां दी जाएगी और 11 तारीख को ट्रेनिंग लेने वालों को भी राहत दी गई है। ट्रेनिंग को लेकर ही सवाल उठा था। हालांकि दूसरे पत्र के बाद टीचर जो है वो टेंशन में थे, लेकिन तीसरा पत्र जो जारी हुआ है SCRT के द्वारा, इसमें यह क्लियर हो गया कि 11 तारीख को और 17 तारीख को सभी जगहों पर छुट्टी रहेगी। खासकर ट्रेनिंग लेने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें भी राहत मिलेगी, लेकिन 10 तारीख को कहीं भी छुट्टी नहीं रहेगी। विभा, बिल्कुल रजनीश, खबर यह भी कि जो दूसरी इकाइयां थी उन इकाइयों में छुट्टियां दी गई थी, तो क्या हम ये मानकर चलें कि इस पत्र के आने के बाद 3 दिनों की छुट्टी की जगह 2 दिनों की छुट्टी, और इन्हीं 2 दिनों की छुट्टी पर जो शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंगे?
2 दिनों की छुट्टी की अगर बात करेंगे तो 2 दिनों तक जो है सिर्फ ट्रेनिंग संस्थान नहीं बल्कि सभी जगहों पर जो है अवकाश जो है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हमने कहा कि 10 अप्रैल को जो छुट्टी, जो मुख्यमंत्री का हवाला दिया गया था जिस पत्र के जरिए, 10 अप्रैल को अब किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पहले पत्र, दूसरे पत्र और तीसरे पत्र में आकर ये क्लियर हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। हालांकि अब चौथा पत्र ना जारी हो ये देखना है, क्योंकि जिस प्रकार से कल रात से ही पत्राचार लगातार जारी है, एक तरफ सीएम के आदेश की बात कही जाती है, दूसरी तरफ जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो है पत्र जारी करके कहते हैं कि वो पत्र ही फर्जी था। तीसरा पत्र SCRT जारी करता है, शिक्षा विभाग का ही सब जगह जो है एक तरह से हवाला है। यानी पहले प्रेस नोट में भी शिक्षा विभाग, दूसरे प्रेस नोट जो है वो भी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो है शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक। तीसरा पत्र SCRT जो शिक्षा विभाग का ही दूसरा अंग है। बिल्कुल रजनीश, पत्र के ऊपर पत्र, पत्र के ऊपर पत्र, ये पत्राचार इस कदर इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति यहीं से खड़ी हो जाती है। आखिर जब पहला पत्र निर्गत किया जाता है, उसे जारी किया जाता है, तब ये सामंजस्य क्यों नहीं दिखता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले 9 से 5 वाले फैसले को भी बदलने को और हटाने को कहा था, लेकिन स्थितियां तो बदली नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, सत्र के दौरान से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया ने खुद आदेश दे दिया था और घोषणा कर दी थी कि स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव होगा 10 से 4। अभी भी जो है 9 से 5 ही स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे में जो छुट्टी को लेकर जो विवाद है वो भी गहराता जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब देखना होगा कि आखिर ये जो छुट्टी है 10, 11 और 17 होता है शाम तक, या फिर 2 दिनों की ही छुट्टी घोषित की जाती है। जी रजनीश, क्या ये भी मानकर चले कि चुनाव नजदीक हैं, चुनाव का भी ये इफेक्ट है, असर है कि यहाँ पर ये थोड़ी बहुत राहत या तब्दीली जो है वो पत्र के जरिए दी जा रही है, अन्यथा इसकी भी गुंजाइश कमी नजर आती है अगर पिछले वाकयों को देखा जाए, घटनाओं को देखा जाए तो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी नेता जुट गए हैं, सभी पार्टियां जो है जी जान से जुट गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर्स जो है, एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी शिक्षित वर्ग, वो कहीं प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी जो है, चाहे वो ईद हो या फिर होली हो या फिर रामनवमी हो, तमाम त्योहारों पर जो है, हालांकि होली में छुट्टी नहीं मिली थी, इसको लेकर भी सियासत हुई थी, खूब हंगामा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ईद है और फिर रामनवमी है, तो ईद और रामनवमी दोनों का लाभ मिले, इसलिए एक दिन ईद में और एक दिन रामनवमी में ट्रेनिंग को जो है स्थगित किया जाता है। ये पहला एक तरह से समझिए एक्शन होगा जो के पाठक एक तरह से अपने आदेश से जो है वापस लौटते हैं। हालांकि शाम तक देखना होगा कि SCRT के आदेश को के पाठक शाम होते होते कहीं एक और पत्र तो जारी नहीं हो जाएगा, उस पत्र में ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि भाई जो इससे पहले पत्र सामने आया था अब वो उस पत्र की वैधता जो है वो खत्म की जाती है, अब दूसरा एक पत्र सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस के दबाव की खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन यहां पर शिक्षकों को जो कि ट्रेनिंग में शामिल हैं, उन शिक्षकों के लिए 2 दिनों की छुट्टी और उससे लेकर एक पत्र सामने आ चुका है। कांग्रेस के दबाव की हम बात कर रहे थे और कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने अपना नाम जो है वो वापस नहीं लिया और पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर वो अब भी अड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैची छाप मिल चुका है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर पटना तक सबने उनके साथ धोखा ही किया है, लेकिन जनता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और जनता उन्हें पूरा समर्थन देकर जिताएगी। वहीं पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्हें अपने पार्टी और गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, उनके प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। वहीं पूर्णिया के आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन समेत कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता जरूर मौजूद होंगे। उन्हें पप्पू यादव पर तंज कसते हुए ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पप्पू यादव मेरे खिलाफ ही खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी मेरे लिए ही चुनाव प्रचार करती हुई मंच पर आपको नजर आएंगी। बीजेपी की बी टीम बनकर बीजेपी के एजेंट के तौर पर पप्पू यादव काम कर रहे हैं। बीमा भारती की तरफ से एक बड़ा आरोप जो है पप्पू यादव के ऊपर लगाया जाता है। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। तेजस्वी और लालू जी भी आए, वो धर्म गठबंधन धर्म का पालन आवश्यक है और हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है।
और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना। देखिए, पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजिता रंजन प्रचार में जो है कि आएंगे। कोई मिला है इसमें तो जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। वहीं पूर्णिया में एक बार फिर से अजीत सरकार की बहुचर्चित हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा समेत एनडीए के कई नेताओं ने अजीत सरकार के शहादत स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते नजर आए। इस मौके पर जदयू प्रत्याशी सांसद संतोष कुशवाहा ने देखिए निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर जमकर कटाक्ष किया। कहा कि पूर्णिया और देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि अजीत सरकार की हत्या किसने की थी। वहीं इस मौके पर लेसी सिंह और संजय सरावगी ने भी पप्पू यादव को घेरा है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोग डोर टू डोर कैंपेन प्रारंभ कर रहे हैं कि जो अजीत सरकार की हत्या के आरोपी हैं, वैसे लोगों को पूर्णिया की जनता फिर से पूर्णिया में पनपने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों ने आज जो जन जन के नेता थे कॉमरेड अजीत सरकार जी को श्रद्धांजलि देके इस चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए, अजीत सरकार जी इस पूर्णिया जिला, इस लोकसभा और इस विधानसभा के जन जन के नेता और गरीब गुरबे के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे। उनके अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा अनवरत प्रयासरत रहते थे। वैसे नेता जो किसी दल विशेष से नहीं थे, पूर्णिया के लाल थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में संतोष कुशवाहा जी ने पुनः यहाँ से नामांकन भरा है और आम जनता नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को चाहती है। और मैं 2-3 दिन से पूर्णिया में घूम रहा हूँ। पूरा समर्थन और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी को है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू कार्यालय में जेडीयू के चुनाव समिति की एक बैठक की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार सहित कई मंत्री और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि इस बैठक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव में हम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। लालू परिवार पर नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो सच कहा है। यदि से चुनाव अभियान को व्यवस्थित बनाने में लगे हैं और हम लोग की तैयारी मुकम्मल तौर पर एकदम समयबद्ध तरीके से चल रही है और इसके अच्छे नतीजे और अच्छे प्रदर्शन भी देखने में मिल रहे हैं। परिवार के लोग नीतीश कुमार पर ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे इसको आप हमला क्या कहते हैं? कुछ चीजें सच्चाई होती है, हकीकत होती है, हमला नहीं होता है। और अब बात रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई हैं। इस दौरान छपरा में रोहिणी आचार्य ने कहा कि सारण की मां बेटियों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उनके राज्य में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह दी जाती है। साथ ही बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ताकत पर चुनाव लड़ती है, हम जनता के प्रेम से चुनाव लड़ते हैं। साथ ही तेजस्वी के पानी पिलाने वाले सम्राट चौधरी के बयान पर रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया और कहा कि सम्राट चौधरी क्या करते थे, ये फर्जी डिग्री वाले हैं, ये लोग फ्रॉड हैं। तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया कि पीएम को भी लालू परिवार को घेरना पड़ रहा है। इनके राज में भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को बना दिया जा रहा। मुजफ्फरपुर पे क्यों नहीं पूछवाते हैं? बालिका गृह कांड में क्या हुआ? फर्जी डिग्री वाले ही क्या करते थे? कितना केस हुआ? ये फ्रॉड है, क्या बोलेगा? सब फेंकू सब है। हाँ, पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना पड़ा।
देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार और नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस और इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों के नाम तक का ऐलान ही नहीं किया गया। बिहार में एनडीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, प्रधानमंत्री जी के 2 दौरे हो गए, हम सब कैंपेन में पूरी ताकत से लग गए, हमारे उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन है उनके एनडीए अलायंस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लगता है उनको इश्तेहार देना पड़ेगा। वो इधर उधर से मांग कर दूसरे दल के नेता को ला रहे हैं, कोई उनके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में तमाम विधायक और पूर्व विधायकों के साथ महासचिव तक शामिल हुए। तेजस्वी ने तमाम नेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के हर एक सीट पर मजबूती से आप लड़ें। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए पीएम के बिहार आगमन पर भी हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 365 दिन भी अगर बिहार आते हैं तो भी हार तय है। जी तो आने दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें, किसान के बारे में बात करें, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करें। गया के मोहनपुर प्रखंड में 30 जिला पार्षद और 30 मुखिया के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आरजेडी में शामिल होते हुए नजर आए। आरजेडी में शामिल हुए लोगों का कहना है कि वे तेजस्वी के काम से काफी प्रभावित हैं। आरजेडी में आने के बाद वे लोग लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के हाथ को और मजबूत करेंगे। वहीं मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में जो घटना सामने आई उसकी जुड़ी हुई खबर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन से नजर रखे हुई है ताकि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इस ड्रोन की मदद से लोकसभा चुनाव को कैसे व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके, एसटीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन इलाकों में चलाती नजर आ रही है। हमारा जो नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र है उसमें नक्सली गतिविधि पर रोक लगाने और नक्सलियों की टोह लेने के लिए ड्रोन की मदद से आज सर्च ऑपरेशन, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट मोड में है। खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस काफ़ी चौकसी बरत रही है। आप देख सकते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सली गतिविधि को लेकर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में जो पहाड़ी इलाका है उस पे नज़र रखा जा रहा है ताकि नक्सल गतिविधि पे रोक लगाया जा सके और लोकसभा चुनाव जो है शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाया जा सके। इसको लेकर लखीसराय पुलिस लगातार सीआरपीएफ, एसएसबी और एसटीएफ के जवानों के द्वारा इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाया जा सके। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
और चलिए अब आपको मुंगेर की वो खबर दिखाते हैं। बरियारपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने प्रेमी की हत्या कर शव को छिपाने के लिए गंगा में उसे फेंक दिया। हत्या के 3 दिन के बाद शव को गंगा के किनारे से पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस खबर के अगर तह तक जाएं तो कहा जा रहा है कि मृतक का प्रेम प्रसंग अपने दोस्त की बहन के साथ चल रहा था। प्रेम प्रसंग की सूचना मिलते ही दोस्त ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। शामिल बाकी जो आरोपी इस घटना में हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरा मारपीट करके जो है लाठी से वृक्ष था, वृक्ष को तोड़ के उसके टहनी से उसको मार के फेंक दिया। मार के कहाँ फेंक दिया था? मार के गंगा नदी के किनारे जो है ना एक ढाब है, तालाब है, उसी में मार के फेंक दिया। जो अपराधी है, अपराधी का बहन जाके बोला ऐसी बात है जो उसको ले जा करके हम लोग देखे हैं, वो मारा है। हम लोगों ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड, FSL और तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं। सूत्रों के जो हमारे कुछ वहाँ पे ग्रामीण साक्षियों ने बताया है कि यह बेसिकली एक संदिग्ध हैं, उनकी सिस्टर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो रहिया बहियार में पाए गए थे, जिसके कारण उस लड़की के भाई अपने दोस्तों के साथ उसके साथ मारपीट किया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां ट्रेन से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। बच्चों को रेलवे ट्रैक पर बचाने के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। गेहूं कटनी कर घर वापस लौट रही थी महिलाएं। लक्ष्मीपुर गांव के निवासी सभी मृतक बताए जा रहे हैं। मैरवा स्टेशन के लक्ष्मीपुर स्टेशन लाइन के पास ये जबरदस्त और दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर बच्चों को बचाने के दौरान 2 महिलाएं भी ट्रेन की चपेट में आ गईं, जिनमें इनकी मौत हो गई है। मैरवा स्टेशन की यह घटना। तो ट्रेन से कटकर 2 बच्चे और 2 महिलाओं की मौत के बाद देखिए कैसे अब पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि गेहूं कटनी करने के बाद ये महिलाएं वापस लौट रही थी। जब ट्रैक पर बच्चों को इन लोगों ने देखा, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चों की भी मौत हो गई है और 2 महिलाओं की भी जान इस पूरी घटना में गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।